नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रेरणा कोचिंग सेंटर का एजुकेशनल चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके 12th बायोलॉजी का 16वां अध्याय, जिसका नाम है पर्यावरणीय मुद्दे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरणीय मुद्दे का 7वां वीडियो। इसका मतलब ये हुआ कि आज इससे पहले हमने 6 पार्ट में इसका वीडियो बना चुका हूँ, और अगर आप पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से उसको भी देख लें, ताकि आपको इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, चूँकि यहाँ पर लिख दिया गया 6, इसको आप कर लीजिए 7, यानी आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके पर्यावरणीय मुद्दे का 7वां वीडियो। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। आज जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा कि आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा जल प्रदूषण। क्या होगा? जल प्रदूषण। देखिए, जल प्रदूषण का मतलब क्या होता है बच्चों, आप सबको पता होगा कि हमारे आसपास नदी है, तालाब है, कुआं है या बहुत सारे जलाशय हैं जिसमें कि शुद्ध पीने योग्य मीठा पानी पाया जाता है। लेकिन अगर हम इस पानी में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ या फिर अवांछनीय पदार्थ को मिलाते हैं मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा, जिसके कारण ये पानी जो है प्रदूषित होता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है, तो इस समस्या को ही हम लोग बोलते हैं जल प्रदूषण। क्या बोलते हैं? जल प्रदूषण। आसान भाषा में ये हुआ कि जब हम स्वच्छ जल में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ को मिला देते हैं, जिसके वजह से हमारा जो पानी होता है वो अस्वच्छ हो जाता है, तो इस समस्या को हम लोग बोलते हैं जल प्रदूषण। इस समस्या को हम लोग बोलते हैं जल प्रदूषण। इसी को यहाँ पर लिखा गया है। क्या क्या लिखा गया देख लेते हैं। कहता विश्व में अजैव वातावरण में जल की प्रमुख भूमिका है। आपको पता ही होगा कि हमारे पूरे पृथ्वी पर जो हमारा एक अजैव वातावरण बना हुआ है, इस वातावरण में जल की प्रमुख भूमिका होती है। यानी जल के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। यानी जल ही जीवन है। आप सुने होंगे कि जल ही जीवन है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पूरे विश्व में जितने भी अजैव वातावरण है, उस वातावरण में जल की प्रमुख भूमिका है। अतः जल का दूषित होना संपूर्ण जैव समुदाय के लिए एक संकट का विषय है। यानी अगर आप जल को क्या करते हैं, दूषित करते हैं, तो ये हमारे जैव समुदाय के लिए क्या है? खतरा है। यानी हमारे पृथ्वी पर जितने भी जैव समुदाय रहते हैं, जितने भी जीव रहते हैं, उन सभी जीवों के लिए जल का दूषित होना कहीं ना कहीं क्या है? हानिकारक है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, फिर भी हम लोग विभिन्न प्रकार के जल को दूषित कर रहे हैं और उसे पीने योग्य नहीं रहने दे रहे हैं। आपको पता होगा कि जल के बिना ये जीवन क्या है? संभव ही नहीं है। इतना मनुष्य जानता है, इसके बावजूद भी लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं? जल को प्रदूषित कर रहे हैं। अगर आप बात करें, आपको पता होगा कि हम लोग अगर अब खगड़िया की बात करें, जहाँ से हम लोग ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आप देखे होंगे कि जितना भी चापाकल है, अगर बहुत सारे बच्चे जो लॉज लेकर के रहते हैं, वो चापाकल का पानी अगर लगातार पी ले 1-2 महीना, तो वो क्या हो जाता है? अस्वस्थ हो जाता है, उसको जॉन्डिस हो जाता है उसमें। हमारे खगड़िया में भी जो है ना पानी, जो वाटर ग्राउंड लेवल वाला पानी है, जो चापाकल के माध्यम से हम लोग के यहाँ आता है, उसमें भी आर्सेनिक की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ गई। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है जल प्रदूषण। इसका प्रमुख कारण क्या है? जल प्रदूषण। देखिए, जल प्रदूषण के बालक बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मानवीय क्रियाकलाप तो है ही, साथ ही साथ और भी कई कारण हैं जिसके वजह से हमारा जल जो है वो प्रदूषित होता है। तो अब हम लोग जो पहला हम लोग का स्लाइड था, इसमें हम लोग क्या पढ़े? जल प्रदूषण का परिभाषा पढ़ लिए। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि स्वच्छ जल में जब हम लोग कार्बनिक एवं अकार्बनिक या फिर विभिन्न प्रकार के अवांछनीय पदार्थ को मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा मिला देते हैं, मिश्रित कर देते हैं, जिसके वजह से हमारा पीने वाला जो जल होता है वो अस्वच्छ हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है, तो इस समस्या को हम लोग बोलते हैं जल प्रदूषण। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वो है मानव की। तो अब हम लोग एक एक करके इसका हम लोग कारण जान लेते हैं कि जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इस प्रदूषण का कारण को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। वैसे अगर आप स्लाइड उतार रहे होंगे तो पहले इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, ताकि
आप आराम से इसको लिख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट्स कर लीजिए। चलिए दूसरे स्लाइड में भी हम लोग इसी को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब जो बातें मैंने आपको वर्बली अभी बोला है उसी वही बात यहाँ पर स्लाइड में लिखा होगा। क्या लिखा हुआ है कि कार्बनिक या एवं अन्य किसी पदार्थों का जल में मिलना जिससे जल की गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदूषित जल कहते हैं, या उसको जल प्रदूषण के नाम से हम लोग जानते हैं। दूषित जल के प्रयोग से जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न कोलेरा, टाइफाइड, पेचिस एवं अनेक प्रकार की बीमारियां जो है वो फैल जाती है। आपको पता होगा कि बाढ़ के समय में जब हम लोग गंदा पानी अगर उपयोग कर लेते हैं तो बहुत सारी बीमारी जैसे हैजा, टाइफाइड, बहुत सारी बीमारियां हैं, पेचिस, ये सभी बीमारियां जो है ना मानव में फैल जाती है। तो कहीं ना कहीं दूषित पानी पीना हम लोगों के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो दूसरे भी स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ें, दूसरे स्लाइड में बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब किसी स्वच्छ जल में विभिन्न प्रकार का अकार्बनिक, कार्बनिक या फिर अवांछनीय पदार्थ आकर के मिल जाए जिसके वजह से पीने वाला जल जो है वो पीने योग्य ना रह जाए, तो इस समस्या को हम लोग बोलते हैं जल प्रदूषण। अगर जल प्रदूषण होगा तो निश्चित रूप से जल में विभिन्न प्रकार की बैक्टीरिया पनपेंगे और इन हानिकारक बैक्टीरिया के माध्यम से, अगर इन हानिकारक बैक्टीरिया को अगर हम जल के माध्यम से पी लेते हैं तो यह हमारे बॉडी के अंदर जाकर के विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाती है, जैसे हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, पेचिस हो गया, ये सभी बीमारियां जो कि गंदे पानी पीने से मानव में उत्पन्न होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप जल को प्रदूषित करेंगे तो आपका जीवन भी प्रदूषित होगा और जीवन में विभिन्न प्रकार की हानियाँ आपको देखने को मिल सकती है। तो ये भी जो हमारा स्लाइड है वो सिर्फ और सिर्फ जल प्रदूषण का परिभाषा है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट्स कर लें और आराम से इसको नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे स्लाइड की ओर, और हमारा जो तीसरा स्लाइड है वह है जल प्रदूषण के कारण। क्या है, जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं हम अब इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए आपको पता है कि जल प्रदूषण का सबसे प्रमुख वजह होता है मानवीय क्रियाकलाप, यानी मानव ही क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, विभिन्न प्रकार की गंदगियां फैलाते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के कचरे को डायरेक्ट नदी में डाल देते हैं, मृत जानवर के शरीर को नदी में डालते हैं, मवेशियों को नहलाते हैं, या बहुत सारे ऐसे गतिविधि करते हैं जिसके वजह से हमारा जल प्रदूषित होता है। तो आज हम लोग एक एक करके जानेंगे कि हम लोग जल को किस प्रकार से प्रदूषित करते हैं। इसीलिए हमारा यहाँ पर जो हेडिंग बना हुआ है वो हेडिंग बना हुआ है जल प्रदूषण के कारण, यानी कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। हम लोग जो जल को प्रदूषित कर रहे हैं तो जल को प्रदूषित होने के लिए कौन कौन से मुख्य कारण है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं। देखिए जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं, और सबसे पहला कारण हमने लिया यहाँ पर घरेलू अपमार्जक, यानी हाउस होल्ड जो वेस्टेज मटेरियल्स है उसको हमने यहाँ पर लिया है। अब इसका मतलब क्या होता है आप सबको पता होगा, पहले आप समझ लीजिए, और वही चीज़ यहाँ पर हूबहू लिखा होगा। हम लोग रोज़ क्या करते हैं, बर्तन मांजने के लिए डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं, बाल साफ करने के लिए शैम्पू का उपयोग करते हैं, शरीर साफ करने के लिए साबुन का उपयोग करते हैं, या फिर और भी कई प्रकार के जो आप मटेरियल्स हैं जिसको कि आप साफ सफाई में अपने बाथरूम में यूज करते हैं या फिर अपने किचन में यूज करते हैं। लगातार ये आपके किचन की छोटी सी पाइप होते हुए ये नालियों में जाती है, ये फिर नाली से बड़ी नालियों में चली जाती है और बड़ी नालियाँ सीधे जो है नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो आपके घर का जो वेस्टेज मटेरियल था, आपके घर का जो शैम्पू का प्लास्टिक है या फिर जो अपमार्जक पदार्थ हैं, डिटर्जेंट हैं, ये सभी डायरेक्ट क्या होता है पानी में मिलता है, और जिसके वजह से पानी की जो गुणवत्ता होती है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो हमारा जो सबसे पहला जो जल के प्रदूषित होने का कारण है वो है घरेलू अपमार्जक। देखिए इसी को लिखा गया होगा, क्या लिखा गया है, मनुष्य अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक पदार्थ को प्रयोग में लाता है, जैसे रसोई घर में बर्तन मांजने वाला साबुन, स्नान घर में कपड़ा धोने वाला साबुन, धोबियों द्वारा अनेक प्रकार के अपमार्जक का उपयोग किया जाता है। और जब ये सभी चीज़ें क्या होता है कि पानी में मिक्स हो जाती है, और यही पानी जब कहाँ पहुँच जाता है, नदी में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है जी, ये नदी में पहुँच जाता है। सबसे पहले आपको पता होगा कि जब भी ये चीज़ आप अपने रसोई घर में या फिर अपने क्या बोलते हैं बाथरूम में इसको यूज करते हैं, तो ये गंदा पानी आपके छोटे से पाइप के माध्यम से कहाँ पहुँचती है, तो ये पहुँचती है नालियों में,
और नालियों से बड़ी नालियों में जाती है, और बड़ी नालियाँ आपको पता ही होगा कि डायरेक्ट नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है भारत जैसे देशों में। तो इसका क्या होता है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ये कहाँ पहुँचता है, ये सीधा पहुँचता है नदी में, और नदी में पहुँच करके ये क्या करता है, ये डायरेक्ट जो है जल को प्रदूषित कर देता है। एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता दूं, आपको पता होगा कि आप लोग जो घर में शैम्पू का जो प्लास्टिक होता है 1 रुपया या 2 रुपया या 5 रुपया में खरीदते हैं, जो बाल में लगा लेते हैं, अक्सर बहुत सारी जो लड़कियां होती है या लड़के भी हो सकते हैं, ये क्या करती है या करते हैं, ये डायरेक्ट शैम्पू को क्या करता है बाथरूम में ही छोड़ देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि ये आपका जो शैम्पू वाला जो प्लास्टिक है ये भी सीधा कहाँ पहुँच जाता है, नाली में, और नाली से होते हुए बड़ी नाली में, बड़ी नाली से पहुंच जाता है नदियों में, और नदियों से चला जाता है समुद्र में। आपको बता दें कि समुद्र में सभी जितने भी आप प्लास्टिक जो है छोड़े हैं बाथरूम में, उसका एक ढेर बन गया है, और इतना बड़ा ढेर बन गया है कि एक बहुत बड़े पहाड़ की आकृति का ये समुद्र में आपको देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा जल प्रदूषण का एक कारण बन रहा है। तो पहला कारक हम समझ गए, हमारा है घरेलू अपमार्जक, यानी घर में आप लोग जो भी डिटर्जेंट साबुन यूज करते हैं, उसका जो झाग होता है, उसमें जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो सीधे आपके बाथरूम से निकलकर, आपके किचन रूम से निकलकर के छोटी सी पाइप के माध्यम से नालियों में पहुंचती है, नालियों से वो बड़ी नाली में जाता है, बड़ी नाली से सीधे ये नदी में चली जाती है, और जब ये नदी में पहुंचती है तो ये निश्चित रूप से हमारे जल को क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है। तो जल प्रदूषण का जो हमारा सबसे पहला कारण हो गया वो हो गया घरेलू अपमार्जक। तो चलिए आप इसको भी स्क्रीनशॉट्स ले लें और आराम से इसको नोट कर लें। दूसरा जो हमारा है जल प्रदूषित होने का जो सबसे प्रमुख कारण, ये हमारा दूसरा कारण है बहित मल जल। याद रखिएगा, ये हमारा जो दूसरा है इसको हम लोग बोलेंगे बहित मल जल। बहित मल जल, बहित मल जल क्या है कि आपको पता होगा कि जिस भी क्षेत्र में नालियाँ बनी हुई हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, अपने घर के जितने भी बाथरूम है या फिर उसका लेटरिन रूम का पानी आता है, इन सभी को एक पाइप के माध्यम से सीधे नाली में डाल देते हैं, और वो नालियाँ फिर क्या होती है, जाकर के बड़ी नालियों में मिलती है, और बड़ी नालियाँ सीधे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो ये सभी पानी जब आपके नदियों में जाता है, जो नदी स्वच्छ जल वाला होता है, कहीं ना कहीं वो भी अशुद्ध हो जाता है। आपको पता है कि जितने भी बड़े बड़े महानगर हैं, नगर हैं, या फिर नगर परिषद वाले जो एरिया हैं, हमारे खगड़िया में हालांकि नाली की समुचित व्यवस्था है नहीं, तो बहुत सारे लोग अपना अपना टंकी बना करके उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जितने भी बड़े बड़े नगर हैं, बड़े बड़े जो नगर निगम हैं, वहाँ पर ये जो बहित मल जल यानी आपके बाथरूम का जो पानी निकलता है, वो पानी कहाँ पहुँचता है, वो नालियों में पहुँचता है, नालियों से बड़े नालियों में जाता है, और बड़े नालियों से ये सीधे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। और जब ये नदी में पहुँचता है तो नदी की जो पानी की गुणवत्ता है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये बहित मल जल है, ये भी कहीं ना कहीं जल को प्रदूषित करने में अपना एक बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। देखिए इसी को हमने लिखा है, क्या लिखा है सुन लीजिए। प्रायः सभी बड़े शहर तथा महानगरों में बड़ी बड़ी बंद नालों के सहारे शहरों तथा नगरों की गंदगियाँ को नदियों में गिराई जाती है। हम यह भी जानते हैं कि उसी नदी का पानी पीने तथा मछलियों के पालने में उपयोग में लाया जाता है। बहित मलजल के गिरने से जल में क्या होता है, इसका जो गुणवत्ता होता है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसके चलते जितने भी जलीय जीव हैं, जैसे मछली हो गया, इसकी भी मृत्यु होने लगती है। या फिर बहुत सारे लोग जब ये मछली को खाते हैं तो कहीं ना कहीं गंदे पानी में पनपने वाला मछली और बहित जल मल वाला जो मछली है, ये कहीं ना कहीं मानव को भी हार्म पहुंचाता है। तो इस प्रकार हमारा जो बहित मल जल है, ये भी हमारा क्या है जी, ये जल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया था। चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट्स कर लें और आराम से इसको उतार सकते हैं। और हमारा जो तीसरा कारण होगा, चलिए वही रिपीट हुआ है, बहित मल जल। हमारा जो तीसरा कारण है, यानी जल को प्रदूषित करने का जो हमारा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, यानी अभी आप देखोगे गंगा का नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। आप गंगोत्री में जाकर के उस पानी को लीजिए और फिर पटना के बाद लीजिए, आपको पता चलेगा कि धरती और आसमान का अंतर है इन पानियों में। तो ये पानी इतना गंदा क्यों हो रहा है? तो जितने भी मतलब गंगा नदी एक ऐसी नदी है कि जो बड़े बड़े शहर की लाइफ लाइन है। जितने भी उत्तर भारत में बड़े बड़े महानगर हैं,
वो सभी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। तो इतने बड़े बड़े नगर का पानी और वहाँ पर जितने भी फैक्ट्री हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, उनका केमिकल युक्त पानी को सीधे गंगा में प्रवाहित किया जाता है, जिसके वजह से गंगा का पानी प्रदूषित हो रहा है। और गंगा ही नहीं, जितनी भी नदियाँ हैं सबका लगभग लगभग यही हाल है। तो कहीं ना कहीं औद्योगिक अपशिष्ट का मतलब होता है कि फैक्ट्री में चलने के दौरान जो केमिकल्स निकलता है, जो कचरा निकलता है, बिना किसी साफ किए हुए स्थानीय प्रशासन को कुछ पैसा देकर के बड़ी बड़ी कंपनियां इन कचरों को सीधे नदियों में प्रवाहित कर देती है, जिसके वजह से जो नदी का पानी होता है वो खराब हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं औद्योगिक अपशिष्ट। क्या बोलते हैं? औद्योगिक अपशिष्ट। देखिए, भारत के कई व्यावसायिक नगर जैसे कानपुर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद इत्यादि जगहों पर बड़े बड़े क्या है, मील हैं, कारखाना हैं, और इन कारखानों से बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जो कि केमिकल युक्त होते हैं। और इन केमिकल युक्त पानी को सीधा सरकार को कुछ इधर उधर करके सीधा, मतलब सरकार के पास इसके लिए कोई प्लान ही नहीं है, डायरेक्ट इसको क्या किया जाता है, नदियों में गिरा दिया जाता है। और जब केमिकल युक्त पानी नदियों में आएगा तो आपको पता ही है कि नदियों का क्या हाल होगा। नदियाँ तो प्रदूषित होगी ही, साथ ही साथ नदियों में जितने भी जीव होंगे उन सभी को ये नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारी मछलियाँ मर जाएगी, या जो मछलियाँ नहीं मरा वो शिकारी द्वारा पकड़ा जाता है और उसको सीधे बाज़ार में बेच दिया जाता है। अब बताइए, जिन मछलियों के पेट में केमिकल वाला कचरा है और उसको डायरेक्ट अगर कोई मानव खा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं मानव में भी जो है उस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल जाती है। तो औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ भी कहीं ना कहीं आपका जो क्या है, जल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। तो चलिए इस स्लाइड को भी आप लोग नोट कर लें। और हमारा जो अगला आता है 4 नंबर, वो आता है कृषि विसर्जन। क्या आता है जी? कृषि विसर्जन। देखिए यहाँ से लिखा गया, थोड़ा सा स्लाइड लिखने वाले की गलती है, आप यहाँ से उसको कर लीजिए कि जल प्रदूषण को फैलाने वाला चौथा जो हमारा सबसे प्रमुख कारण है वो है कृषि विसर्जन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी कृषि रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि आजकल हम लोग के यहाँ क्या है कि जब से हरित क्रांति आई है, आपको पता होगा कि हम लोग बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग कम कर रहे हैं फसल उत्पादन करने में। हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग जो है अधिकांशता कर रहे हैं। अब जितने भी केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, जैसे मान लो कि अगर खेत में कीड़ा लग गया तो हम लोग क्या करते हैं, BSC पाउडर छीट देते हैं। या फिर अगर सब्जी हो गया, फल हो गया, उसके पत्तियों पर कीड़ा लग रहा था, हम लोग स्प्रे कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो BSC पाउडर है या फिर स्प्रे है, ये एक प्रकार का निष्क्रिय पदार्थ है। ये क्या है कि ये जल्दी ख़त्म ही नहीं होता है। अब क्या हुआ, बारिश हुआ, अब जितने भी BSC पाउडर हैं वो पानी में बह गया। बारिश हुआ, जितना भी आपने स्प्रे किया था पेड़ पौधे पर, वो स्प्रे जो है पानी के साथ बह गया। और ये पानी, यानी ये जो खेती कर रहे हैं आप, इसमें जितने भी केमिकल्स छिड़क रहे हैं, जितने भी BSC पाउडर्स डाल रहे हैं, ये सीधे क्या होता है कि बारिश के पानी में बह करके सीधे नदियों में चला जाता है। और ये लंबे समय तक नष्ट नहीं होता है, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, समझे ना। जिसके वजह से जिस भी नदी में ये गया, अगर वहाँ के मछलियों को प्रदूषित करेगा, वहाँ जितने भी जलीय जीव रह रहे हैं उसको ये नुकसान पहुँचाएगा। अगर इस जल का उपयोग हम लोग पीने में भी करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हम लोगों को भी भुगतना पड़ता है। तो याद रखिए, जो हमारा कृषि विसर्जन है, यानी खेती बाड़ी करने में हम लोग जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं या फिर जिस पाउडर का उपयोग करते हैं, कहीं ना कहीं ये भी क्या है, नुकसानदायक है। किसके लिए? तो हम लोगों के जीवन के लिए। अब इसमें हम लोग ये चीज़ जान लेते हैं कि हमारा जो कृषि विसर्जन वाला जो पदार्थ होता है जिससे जल प्रदूषित होते हैं, ये इसकी 2 कैटेगरी होती है। कौन कौन होती है? तो हम लोग उसको जान लेते हैं। हमारा जो पहला कैटेगरी होता है, जो कि हम लोग कृषि के माध्यम से उत्पादित करते हैं, इसका नाम होता है कृत्रिम उर्वरक। क्या नाम होता है जी? कृत्रिम उर्वरक। कृत्रिम उर्वरक में क्या होता है कि नई कृषि प्रणाली अत्यधिक रूप से संश्लेषित रसायनों के विस्तृत श्रेणी पर निर्भर है, जिससे विभिन्न प्रकार के उर्वरक और पीड़कनाशी और शाकनाशी या फिर और भी बहुत सारे रसायन को जो है उपयोग में लाया जाता है। ये रसायन अन्य अवशिष्ट के साथ मिलकर भूमि की सिंचाई या फिर वर्षा के वजह से या किसी भी वजह से
सीधे पहुंच जाता है नदियों में, और जब ये नदियों में चला जाता है तो यहाँ पर नदी को प्रदूषित करता है। तो इसका मतलब सीधा शॉर्ट जो सारांश होगा बच्चों ये होगा कि हम लोग अपने फसल पैदावार को बढ़ाने के लिए खेतों में क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के रसायन को डाल देते हैं। और जब हमारे खेतों में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ को डाला जाता है, चाहे स्प्रे के रूप में या पाउडर के रूप में, ये क्या होता है कि जब बारिश होता है या फिर हवा के साथ या किसी भी माध्यम से पुनः जल में जाकर के जब प्रवाहित हो जाती है, तो इससे हमारा जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। इस समस्या को उत्पन्न करने के पीछे रीजन क्या है, कृषि कार्य। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो इतने बड़े कृषि कार्य हो रहे हैं, और अगर उस कृषि कार्य में हम लोग केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है कि जल को प्रदूषित होने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस स्लाइड को भी आप आराम से नोट कर सकते हैं। और इसी में जो हमारा दूसरा भाग होता है वो होता है पीरकनाशी। आपको पता ही होगा कि आप जैसे मक्का के खेत में कीड़ा ना लगे तो इसके लिए हम लोग बीएसई पाउडर छिड़क देते हैं, उजला कलर का, आप लोग देखे होंगे। अब ये बीएसई पाउडर क्या है, कीड़ा को तो मार देता है, फसल का जो ग्रोथ हो जाता है, लेकिन बायदी भी अगर वर्षा हो तो ये सभी बीएसई पाउडर क्या होता है कि बारिश के साथ बह करके नदियों में चली जाती है, और ये लंबे समय तक जो है नष्ट नहीं होता है। इसके वजह से नदियाँ तो प्रदूषित होती ही है, साथ ही साथ जितने भी नदी में रहने वाले जो जलीय जीव हैं उन पर भी ये अपना नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है, और इस वजह से भी हमारा जो जल है वो काफ़ी मात्रा में प्रदूषित हो जाती है। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि कृषि कार्य के भी वजह से हम लोग जो खेती वगैरह करते हैं, इसके कारण भी क्या होता है, निश्चित रूप से हमारा जो जल है वो प्रदूषित होता है। तो ये हम लोग का पॉइंट था, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसको भी आप लोग स्लाइड कर लीजिए। चलिए, जल को प्रदूषित करने का जो हमारा पांचवा जो कारण है वो है तापीय प्रदूषण। क्या है, तापीय प्रदूषण। देखिए बच्चों, तापीय प्रदूषण का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि फैक्ट्रियां चल रही होती है, और फैक्ट्रियां चलते चलते जब अत्यधिक गर्म हो जाता है तो फैक्ट्रियों को ठंडा करने के लिए वहाँ पर जल से उसकी सिंचाई की जाती है। जैसे मान लो कि बड़े बड़े शहर में फैक्ट्रियाँ 24-24 घंटे चल रहे हैं, और फैक्ट्रियाँ चलने की वजह से क्या होगा, वो तो मशीन है, ज़्यादा वर्क करेगा, गर्म हो जाएगा। अब जब तक मशीन को ठंडा नहीं किया जाएगा तो उसको ख़राब होने या फिर उसको काम करना वो बंद कर देगा। तो कहीं ना कहीं मशीन को ठंडा करने के लिए उस पर जल का फव्वारा दिया जाता है, और जल देने से क्या होता है, मशीन तो ठंडा हो जाता है लेकिन पानी गर्म हो जाता है। और फैक्ट्री के मालिक क्या करते हैं कि इन पानी को बिना ठंडा किए हुए क्या करता है, डायरेक्ट इसको नदी में बहा देते हैं। अब बताइए, अगर पानी को आप नदी में बहा देंगे, गर्म पानी को, तो बहुत सारे जो जलीय जीव हैं जो कि ठंडा वातावरण में रह रहा, या नदी में जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे रह रहा, तो कहीं ना कहीं अगर इस टेम्परेचर पे रहने के बाद अगर उसको गर्म पानी का जो दिया जाए तो निश्चित रूप से क्या होगा कि उसमें जितने भी जलीय जीव हैं वो नष्ट हो जाएंगे, और जब जलीय जीव नष्ट होने लगेंगे तो यह भी एक जल प्रदूषण का कारण बनेगा। तो इस समस्या, इसको हम लोग बोलते हैं तापीय प्रदूषण। तो कहीं ना कहीं तापीय प्रदूषण भी क्या है कि जल को प्रदूषित करने में अपना एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो ये इसी को जो है जस्ट स्लाइड में लिखा गया होगा, एक बार हम लोग स्लाइड को भी पढ़ करके आपको समझा दे रहे हैं। वैसे आप इसको स्क्रीनशॉट्स कर लीजिए ताकि आप आराम से इसको लिख सकते हैं। कह रहा है कि विभिन्न औद्योगिक इकाई के संयंत्रों को ठंडा करने के लिए जल का इस्तेमाल किया जाता है। अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ पर कि आपको जब फैक्ट्रियाँ लगातार चलती रहती है तो फैक्ट्रियाँ के चलने के वजह से वो फैक्ट्रियाँ गर्म हो जाती है, और उसको ठंडा करने के लिए पानी को इस्तेमाल में लिया जाता है। इसके साथ ही साथ उस गर्म पानी को का जो है इसको बिना ठंडा किए हुए फिर से जलाशय में मिला दिया जाता है, जिसके कारण जो नदी का टेम्परेचर होता है वो एकाएक बढ़ जाता है। और नदी का टेम्परेचर अगर अचानक बढ़ेगा तो उसमें उपस्थित जितने भी जंतु हैं या फिर जितनी भी मछलियां हैं वो उस टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और जिसके कारण उसका शोषण दर बढ़ जाएगा और वो मर जाएगी। और जब जलीय जीव मरेंगे तो ये भी हमारा जल प्रदूषण का एक कारण बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस स्लाइड को भी आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।
हमारा जो अगला स्लाइड है बच्चों वो है भारी धातु। क्या है? भारी धातु। जैसे पीरकनाशी औद्योगिक एवं खनन से विभिन्न प्रकार के भारी धातु के यौगिक निकलते हैं और इस यौगिक या यौगिक अगर जल में मिल जाता है, जैसे कि कैरोलीन, कॉस्टिक सोडा, कारखाने के पारे अगर जल में आ जाए तो ये जलीय जीवों और मछलियों के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। और जब ये मछलियाँ के शरीर के अंदर चले जाए तो अगर इस प्रकार की मछली को अगर मनुष्य भी खाता है तो ये कहीं ना कहीं मनुष्य के भी शरीर में पहुंच जाता है। तो जल प्रदूषण तो होता ही है, लेकिन इस जल प्रदूषण का कहीं ना कहीं मानव पर भी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो आपको याद होगा कि बहुत बार ऐसी मछलियाँ मिलती है मार्केट में जो कि भारी धातुओं को पहले से ग्रहण करके रखती है, और अगर उस भारी धातु वाले मछली को हम लोग यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इससे काफ़ी नुकसान पहुंचती है। तो याद रखिए कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे भारी धातु हैं जो कि कारखानों से निकलते हैं, खाद्यान्न से निकलते हैं। अगर ये किसी भी माध्यम से बह कर के पानी में आ जाए तो निश्चित रूप से इससे हमारा जल प्रदूषण होता है। और जल प्रदूषण होने के साथ साथ जितनी भी जलीय जीव हैं क्या करता है, इस भारी धातु को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। क्योंकि वहाँ पर जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं जो जलीय जीवों के लिए है उसमें ये भारी धातु मिक्स हो जाता है, और जब वो मछलियाँ हो या कोई जलीय जीव हो इसको ग्रहण कर लेता है, और ये मछलियाँ जब बाज़ार में बिकती है तो लोग उसे खा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भारी धातु है लोगों के भी शरीर में आ जाता है और इससे लोगों का जो स्वास्थ्य है वो अचानक से खराब होने लगता है। तो भारी धातु भी कहीं ना कहीं क्या है, जलीय प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। तो चलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए। ये हमारे जल प्रदूषण का छठा कारण था। अब हम लोग आते हैं सातवें कारण पे। आप सबको पता होगा सब प्रवाह। जैसे आपको पता ही होगा कि जितने भी जैसे मानव हैं तो मानव का अंतिम संस्कार किया जाता है, या तो उसे जला दिया जाता है या फिर उसको दफना दिया जाता है। लेकिन मनुष्य को छोड़कर के कई ऐसे प्राणी हैं, लाखों जीवों की प्रजाति हैं जिसका अंतिम संस्कार नहीं होता, यानी ना तो उसे जलाया जाता ना ही दफनाया जाता। तो उस स्थिति में क्या होता है कि इनके सब को नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। और जब किसी मृत जंतु या फिर मृत मनुष्य के ही डेड बॉडी को अगर नदी में प्रवाहित किया जाए तो निश्चित रूप से इससे हमारा नदी प्रदूषित होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी जीव अगर नदी में जाएगा तो धीरे धीरे उसका विघटन होगा, और उसको विघटन करने के लिए बैक्टीरिया आएंगे, और बैक्टीरिया क्या करेगा, उसके जीव को तो विघटित करेगा, लेकिन विघटन के परिणाम स्वरूप कई ऐसे वहाँ से पदार्थ निकलेंगे, कई ऐसे गैसेस निकलेंगे जो अगर पानी में मिलेगा तो निश्चित रूप से वो जल को प्रदूषित कर देगा। तो क्या है कि सब का प्रवाह करना भी कहीं ना कहीं जल प्रदूषण का एक कारण है। तो इसी को हमने यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है कि धार्मिक अंधविश्वास के चलते प्रायः गंगा, यमुना एवं अन्य नदियों में मानव एवं पशुओं के मृत शरीर को प्रवाहित कर दिया जाता है। कई जगह ऐसा होता है कि उसको लगता है कि अगर गंगा में प्रवाहित कर दिए तो मोक्ष मिल गया, ये न तरह बहुत सारी अवधारणा है। इस अवधारणा के कारण बहुत सारे जगह पर गंगा, यमुना या फिर अन्य बहुत सारी नदियों में मनुष्य के शरीर को, जो मृत शरीर हैं उसको, या फिर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के शरीर को प्रवाहित कर दिया जाता है। और जब ये सब नदियों में प्रवाहित होते हैं तो ये जल प्रदूषण का एक कारण बनता है। इस क्या होता है कि जब ये जीवों के शरीर के मांस के लुथरे क्या होता है कि नदियों में प्रवाहित होती है, वहाँ पर इसका विघटन हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या होता है कि गंदगियाँ फैलती है, बहुत सारे ऐसे यौगिक वहाँ से तैयार होते हैं जो कि सीधे जल को नुकसान पहुँचाता है। तो आप कह सकते हैं कि सब प्रवाह करना भी क्या है, एक प्रकार का नदी प्रदूषण का कारण है, जल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। आपको पता होगा कि हर रोज़ बहुत सारे लोग के शव को जलाया जाता है, और जलने के बाद जो उसका अध जला लकड़ी होता है उसको भी पानी में डुबा दिया जाता है। आपको पता ही होगा बहुत सारे, जो हिंदू धर्म में भी जब अंतिम संस्कार होता है तो क्या होता है कि शव को जलाया जाता है, सब कुछ अध जले जो शव होते हैं उसको भी, या फिर जो लकड़ियाँ वगैरह बच जाती है उसको भी पानी में डुबा दिया जाता है। ये जल को गर्म भी करता है जिससे वहाँ के जीव को इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
शव के अर्धजले मांस के लुथरे जब पानी में पहुंचते हैं तब जीवाणुओं द्वारा इसका अपघटन तेजी से होता है। फलस्वरूप जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे अनेक हानिकारक जीवाणु पैदा हो जाते हैं जो विभिन्न रोगों के लिए जिम्मेवार होते हैं। आपको तो पहले भी मैंने बता दिया कि अगर आप किसी भी जीव के मृत शरीर को पानी में बहाते हैं तो पानी में बहने के साथ साथ उसका क्या होगा, अपघटन होगा, उसमें बैक्टीरिया लगेगा और बैक्टीरिया इसको क्या करेगा, विघटित करेगा। और विघटित करने के दौरान क्या होगा, इससे बहुत सारे ऐसे यौगिक तैयार होंगे जो अगर जल में मिल गया तो कहीं ना कहीं जल को यह प्रदूषित करेगा। इससे जलीय जीव तो प्रभावित होंगे ही, साथ ही साथ अगर इसका उपयोग अन्य कोई जीव भी करता है तो कहीं ना कहीं उसमें समस्याएं उत्पन्न होगी। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो सब को डायरेक्ट नदी में प्रवाहित करते हैं यह भी जल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिए, आराम से स्लाइड को आप लिख सकते हैं। हमारा जल प्रदूषण का आज का अंतिम टॉपिक है धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक अनुष्ठान, आपको पता होगा कि भारत जैसे देशों में हम लोग क्या है कि आस्था वाला देश है और यहाँ पर जितने भी पूजा पाठ होते हैं, जैसे आपके घर में भी पूजा पाठ हो रहा है तो आप लोग क्या करते हैं कि जो भी पूजा पाठ होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल्स बचता है, जैसे कि आप हवन किए उसका राख बच गया, बहुत सारी मूर्तियाँ जो खंडित हो गया उसको आप लोग रख लेते हैं, अगरबत्ती का पैकेट रख लेते हैं या कहीं मूर्ति बैठाते हैं तो उसको रख लेते हैं और इन सभी चीज़ों को ले जा कर के नदी में प्रवाहित कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप इन सभी चीज़ों को नदियों में प्रवाहित करते हैं तो ये भी हमारे जल को प्रदूषित करता है। और इस तरह आप कह सकते हैं कि जो धार्मिक अनुष्ठान है ये भी जल को प्रदूषित करने में अपना कहीं ना कहीं अहम योगदान निभाता है। और ख़ास करके आपको पता है कि हम लोग का जो छठ पर्व होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं दीपक जलाती है और दीपक को क्या करता है, जला करके नदियों में रख देती है। अब दीपक क्या कि कुछ देर के लिए जला और फिर से उसका पानी और में जो है ना वो क्या हो जाता है, उसका पानी और तेल दोनों मिल जाता है, जिसके वजह से तेल का एक परत जो है ना नदी के ऊपर बैठ जाता है और ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है पानी में वो कम होने लगता है। ये भी बहुत सारे जलीय जीवों के लिए नुकसानदायक है और जल को ये तो प्रदूषित करता है ये। तो कहीं ना कहीं धार्मिक अनुष्ठान भी क्या है, नदियों को प्रदूषित करने में अपना बहुत बड़ा योगदान निभाता है। तो इस प्रकार हमारा आज का जो ये 7वां वीडियो है वो समाप्त होता है, जिसमें आज हम लोग आपको बताए हैं कि प्रदूषण क्या है और प्रदूषण के मुख्य कितने कारण होते हैं। तो प्रदूषण का मैंने आपको परिभाषा बताया और उसके बाद मैंने लगातार आपका 8 इसमें जो है आपको अलग अलग टॉपिक बताया जो कि प्रदूषण का कारण था। तो आज का वीडियो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे हम लोग जल्द मिलेंगे आपके अगले वीडियो यानी 8वां वीडियो लेकर। तब तक आप लोग अपना विशेष ख्याल रखिए। जय हिंद।